ओनरशिप वाली बात तो हम सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि एक चीज हमने खरीद ली तो हमारा ओनरशिप हो गई, और पास्ट इवेंट जो है वो भी हमें समझ में आ गया कि कोई ना कोई हमारी प्रीवियसली ट्रांजैक्शन हुई थी कि जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो हमारे पास आ गया। लेकिन ये जो दूसरी बात यहाँ लिखी हुई कंट्रोल वाली, तो इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म को हम नहीं देखेंगे। फॉर्म का मतलब ये है कि उसकी लीगल फॉर्म क्या है। हम देखेंगे कि उस ट्रांजैक्शन का मगज क्या है, उस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है, या उसका एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, सब्सटेंस को मैं कह सकता हूं कि एंड रिजल्ट क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने अपनी गाड़ी जो है वो लीज पर दी हुई है किसी दूसरे बंदे को। अब इस ट्रांजैक्शन का, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसको हम लीज की ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, इस लीज की ट्रांजैक्शन में जो लीगल फॉर्म है वो क्या है कि जो पर्सन ए है जिसकी गाड़ी है, ये बेसिकली आप कह लें कि ही इज द लेसर ऑफ द कार, मालिक गाड़ी का। लीगल फॉर्म ये है कि गाड़ी जो है वो मिस्टर ए की मिल्कियत है, जबकि इस लेसर ने एग्रीमेंट किया है मिस्टर बी से, हु इज द लेसी फॉर दैट कार, कि 10 साल तक मिस्टर बी मिस्टर ए की गाड़ी किराए पर चलाएंगे। वो किराए के जो भी तफसीलात है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीमेंट में तय होंगी। तो लीगल फॉर्म ये है कि मिस्टर ए इज द ओनर, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ये है कि 10 साल, आमतौर पर गाड़ी की यूजफुल लाइफ भी 10 साल ही होती है, तो 10 साल अगर गाड़ी को मिस्टर बी ने चलाना है तो सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कि जो लेसी है मिस्टर बी, ही शुड बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ दैट कार। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सब्सटेंस मस्ट प्रिवेल ओवर द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सो टेक्निकली अकाउंटिंग का रूल भी ये कहता है, और अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड भी हम लीजिंग का जब पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो गाड़ी है ये चूंकि मिस्टर बी के कंट्रोल में रहेगी थ्रू आउट द लीज टर्म। अब समझ में आया आपको कंट्रोल की बात? तो इस वजह से इस गाड़ी को रिकॉर्ड होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी एज एन एसेट, और इस एसेट को हम कहते हैं राइट ऑफ यूज एसेट। ठीक है, ये आईएफआरएस के अंदर भी पूरा स्टैंडर्ड है। आईएफआरएस 16 है लीजेस के ऊपर, और यूएस गैप जो हमने पढ़ना है तो यूएस गैप के ऊपर भी बाकायदा लीजेस का स्टैंडर्ड है। एएससी नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मौजूद है, उसके हम ट्रीटमेंट्स बाकायदा पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी शामिल है। तो ये मकसद था आपको समझाने का ओनरशिप और कंट्रोल में डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, Islamic concept does not accept substance over form. Rather, the Islamic concept endorses form over substance. यानी कि substance of the transaction जो भी हो, जो legal form होती है ट्रांजैक्शन, that is equally important। और यही बेसिकली बेसिस है इस्लामिक फाइनेंस की और इस्लामिक बैंकिंग की, और यही डिफरेंस है इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में। शायद दिस इज नॉट अवर टॉपिक, फिर कभी इस पर डिस्कशन करेंगे कभी मौका मिला तो, लेकिन वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मैंने इतनी सी बात आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, तो ये तीन चीजें एक एसेट की डेफिनेशन में आती हैं कि उस एसेट की ओनरशिप या कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, और ये ओनरशिप या कंट्रोल एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हमारे पास होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जो है वो फ्लो होना चाहिए टुवर्ड्स द एंटिटी। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को बता दूं कि पास्ट इवेंट का होना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि एसेट तो होते हैं लेकिन बैलेंस शीट पर हम उनको शो नहीं करते। उनकी सबसे जिंदा जावेद मिसाल ऐसे एसेट्स की क्या है? वो है हमारी गुडविल। गुडविल को अगर हम डिफाइन करें, हम इंशाल्लाह इसको मजीद आगे अच्छे तरीके से डिफाइन भी करेंगे जब हम इंटेंजिबल्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो आसान या लेमन लैंग्वेज के अंदर हम गुडविल को डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट दैट वी पे इन एक्सेस ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज और एन एंटिटी इज कॉल्ड गुडविल। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस के जो नेट एसेट्स हैं उसकी वैल्यू लेट्स सपोज 2 लाख रुपए है,
और उसको एक्वायर करने के लिए अगर हमें 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं तो वो जो 3 लाख हमने इजाफी दिए हैं ये गुडविल है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल जो होती है ना, परचेज गुडविल, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने की इजाजत देते हैं। एक और किस्म की गुडविल होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है ना, ये वो गुडविल है कि जो इस एग्जांपल में जो मैंने अभी आपको दी, एक एंटिटी ने तो 5 लाख रुपए देकर बिजनेस खरीदा ना, जिसके नेट एसेट्स 2 लाख रुपए के थे, लेकिन ये 3 लाख रुपए इजाफी क्यों दिए? इसलिए क्योंकि वो बिजनेस चल रहा था, कुछ ना कुछ कस्टमर थे, कुछ ना कुछ रीजन थे कि खरीदने वाला जो इन्वेस्टर था उससे 3 लाख रुपए इजाफी लेके वो बिजनेस एक्वायर कर लिया। तो ये जो वजह थी जिसको हम कहते हैं गुडविल ना, ये पहले बिजनेस के लिए इंटरनली जनरेटेड थी कि उनकी अपने बिजनेस के प्रोसेसेस की वजह से उनकी एक नेक नामी इंडस्ट्री के अंदर बन गई थी कि एक लेने वाले ने, खरीदार ने उनका बिजनेस 3 लाख रुपए इजाफी देकर खरीदना चाहा। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं की जाती, ऑल्दो ये एक एसेट है, लेकिन बिकॉज इसके लिए कोई पास्ट इवेंट नहीं था कि इसको एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता, इस वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसको मना करते हैं बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करने से एज एन एसेट। अलबत्ता परचेज गुडविल को रिकॉर्ड जरूर किया जाता है, और ये इस वजह से किया जाता है कि एक सेल के ट्रांजैक्शन हुई, एक्विजिशन हुई, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस एक्वायर किया, 2 लाख रुपए उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू थी, लेकिन उसने 3 लाख रुपए देके बिजनेस खरीदा, सॉरी 5 लाख देके वो बिजनेस खरीदा, गोया के 3 लाख रुपए इजाफी पे किए। सो जो 3 लाख रुपए इजाफी पे किए हैं ना, ये इसकी परचेज गुडविल है, और ये बिजनेस फिर उसको अपना एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है बैलेंस शीट का, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, वो है हमारी लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज क्या होती हैं आसान अल्फाज के अंदर? तो यही है कि हमने किसी भी एंटिटी का कुछ भी देना हो, चाहे वो अमाउंट हो या चाहे कोई सर्विस हो जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने पैसे ले लिए हों, तो वो लायबिलिटी है। जैसे कि अभी आप लोगों ने जो फी हमें पे की है, वो फी हमारे पास एज ए लायबिलिटी हमारे पास रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमने उसके आगे सर्विस आप लोगों को देनी है। अभी हमने उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन उसकी नहीं की। क्यों नहीं की? इसके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन खैर लायबिलिटी की जो डेफिनेशन है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें दी है, हम उसको देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन के भी 3 पॉइंट्स हैं, और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि जैसे एसेट्स के अगर हम कंपेयर करें एसेट्स की डेफिनेशन से, तो एसेट्स की डेफिनेशन में ये था कि वो एसेट हमारी ओनरशिप में या कंट्रोल में होना चाहिए। तो लायबिलिटी को जब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर लायबिलिटीज लिख भी देते हैं, लायबिलिटीज ये आगे आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो लायबिलिटी जो है उसके लिए जरूरी है कि ये हमारी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी कि आपके जिम्मे आज की तारीख में ये रकम वाजिबुल अदा होनी चाहिए, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर वही चीज आ जाती है कि एक पास्ट इवेंट भी इसके हवाले से होना चाहिए। पास्ट इवेंट का क्या मतलब? कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए, आपने लोन लिया, तो बैंक बगैर लोन के एग्रीमेंट के आपके साथ तो लोन के एग्रीमेंट नहीं करेगा ना, आपके पास एक एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट बेसिकली एक पास्ट इवेंट है। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी इनकर की, फॉर एग्जांपल आपने उधार पर, क्रेडिट के ऊपर अपने सप्लायर से मटेरियल उठाया, क्रेडिट एक नॉर्मल टर्म है बिजनेस का, तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करते तब तक ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। वो एक अलग बात है कि ये करंट है नॉन करंट है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे आगे, उसी के ऊपर ही बात हो रही है कि एसेट या लायबिलिटी को हम कब करंट कहते हैं, कब नॉन करंट कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल पास्ट इवेंट यानी कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, जस्ट लाइक जैसे हमने एसेट्स में डिस्कस किया था, इस वजह से मजीद इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते। और तीसरे नंबर पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर हम इसको एसेट्स से कंपेयर करें तो एसेट्स के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन या फ्लो टू द एंटिटी, लेकिन यहाँ पर बात उलट है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है,
फ्रॉम द एंटिटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस लीगल ऑब्लिगेशन, या जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अब ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई भी तो करना है ना, भी सेटिस्फाई का मतलब ये कि इसको अपने आप को पाक साफ करना, अपना जिम्मा साफ करना, अपने जिम्मे जितने भी वाजिबुल अदा रुकूम थी उनको अदा करना, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है आप ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करना चाहेंगे, तो अगर लेट सपोज आपने पैसे देने हैं तो पैसे जब तक आप देंगे तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको पैसे जो देने पड़ेंगे, आपके पास से रिसोर्स जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जगह आप यहाँ पर रिसोर्सेज लिख लें, रिसोर्सेज ज्यादा बेहतर टर्म है, ठीक है, कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा, ठीक है। अब जिस तरह मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो मेरा कौन सा रिसोर्स आउटफ्लो हो रहा है, माय टाइम, है कि नहीं, दिस इज अ रिसोर्स। तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ये शर्त है किसी भी चीज की एज अ लायबिलिटी रिकॉग्निशन के लिए, टुगेदर विद हैविंग दैट पर्टिकुलर आइटम एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और दूसरे नंबर पर अ पास्ट इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट होना चाहिए, और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए, तब हम जाके किसी भी चीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इक्विटी, तीसरी चीज जो इक्विटी की डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, वो बेसिकली उसको हम इक्विटी बोलते हैं अगर हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करें तो फिर हम उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर वैसे क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हम एक कॉर्पोरेशन की चलो बात कर लेते हैं। तो इक्विटी मजमुआ है कुछ चीजों के नाम का, और वो चीजें क्या है और उनकी डेफिनेशन क्या है, वो साथ साथ हम आगे देखते रहेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारा आ जाता है किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसको हम पेड इन कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या है, एक कंपनी की ओनरशिप शेयर्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस बात का आइडिया होगा। उस शेयर्स की एक पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, जो कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट कंपनी, उसके जो आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर मुल्क में इसका मुख्तलिफ नाम है लॉ में, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में जमा करवाना होता है, उसके बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। उसमें एक चीज लिखी होती है, कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें चीज लिखी होती है कि हमारी कंपनी के कितने शेयर्स होंगे, टोटल शेयर कैपिटल कितना हम इकट्ठा कर सकते हैं, और हर शेयर की क्या पार वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर टोटल जो शेयर कैपिटल है लेट सपोज 1000 रुपए है, और एक कंपनी ने 1000 शेयर अपने बनाने हैं, तो इसका मतलब यह है कि हर शेयर की वैल्यू 1 रुपया होगी, ठीक है। ये पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कितना शेयर कैपिटल हमारा ऑलरेडी फ्लोटेड है, ठीक है, 1000 रुपए में से कितने रुपए हम लोगों ने एज अ कैपिटल लोगों से, अगर ये पब्लिक कंपनी है या अगर प्राइवेट कंपनी है तो जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं, कितना पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, दैट इज शेयर कैपिटल। फिर कंपनी की पार वैल्यू डिफरेंट होती है और उसकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी कि जिस रेट के ऊपर वो शेयर मार्केट में बिक रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिक रहा है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका पार वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन मार्केट में उसका शेयर बिक रहा है 400 रुपए का। अब जो 390 रुपए खरीदने वाले ने इजाफी दिए हैं, इसको हम कहते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल यूएस गैप की जबान में, और शेयर प्रीमियम भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको इस बुक के अंदर एडिशनल पेड इन कैपिटल का वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो हम भी यहां पर लिख लेते हैं एडिशनल पेड इन या पेड अप कैपिटल, ठीक है। और वैसे अगर लेट्स सपोज किसी दूसरी बुक में आपको शेयर प्रीमियम का लफ्ज मिला लिखा हुआ, तो शेयर प्रीमियम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है कि शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि शेयर की मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, इसका तरीका हम सीएमए के पार्ट 2 में जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस का पोर्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सीएमए का कोर्स बहुत मजे का कोर्स है, आप लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे जैसे आप लोग इंशाल्लाह ताला प्रोग्रेस करते जाएंगे ना, आप लोगों को फील होगा कि यार मैं पहले कुछ और था, अब मैं कुछ और हूं। आप लोगों को अपस्किलिंग जो है वो महसूस होगी, बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन हुआ है। तो शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल ये दो पार्ट्स हैं इक्विटी के। इसके अलावा इसमें से एक चीज हम आमतौर पे माइनस करते हैं, और वो चीज क्या माइनस होती है, उसको हम कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक किसे कहते हैं,
पाकिस्तान के अंदर तो वैसे कंपनी लॉ जो है कंपनीज एक्ट 2017 उसके मुताबिक तो कंपनी अपना शेयर बाय बैक नहीं कर सकती, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने भी कुछ अरसे से थोड़ा सा आउटडेटेड हूँ इस सारे सिलसिले से। लेकिन 1984 में और कंपनीज एक्ट जो नया जो उसका था जब ये आया था, तो कंपनी अपने शेयर बाय बैक नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्कों में ऐसा पॉसिबल है। तो अगर कंपनी अपना ही कोई शेयर मार्केट से खुद खरीद लेती है किसी भी वजह से, कुछ टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है, तो उन शेयर्स को हम ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं। तो जो ट्रेजरी स्टॉक है ये आपकी इक्विटी का पार्ट नहीं बनता, लिहाजा इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ट्रेजरी स्टॉक जो है ये भी पार्ट होता है इक्विटी का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस हद तक कि इसको आपकी बाकी इक्विटी में से इस पोर्शन को माइनस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें चीज आ जाती है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स इस चीज का पार्ट है। अगर हम पाकिस्तानी लॉ की बात करें तो पाकिस्तानी लॉ जो है वो रिटेन अर्निंग्स को इक्विटी का पार्ट नहीं बनाता, लेकिन हम पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ रहे, ना हम IFRS पढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में IFRS एप्लीकेबल है, हम US गैप पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम रिटेन अर्निंग्स को इक्विटी का पार्ट बनाएंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो लोकल प्रेजेंटेशन है पाकिस्तान में, तो वो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स को इसका पार्ट नहीं बनाती। सॉरी, इस चीज को आप लोग बल्कि फॉरगेट कर दें, वो एक और चीज है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है जो उसका रिटेन अर्निंग्स का पार्ट नहीं बनता। वो इसमें कंफ्यूजन हो गई थोड़ी बहुत, आप इस चीज को बहरहाल छोड़ दें, इस चीज को, ये मुझसे गलती होगी, मैं इस अपने कॉल से रुजू करता हूँ। रिटेन अर्निंग्स जो है वो इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है, US गैप में भी और IFRS के अंदर भी। तो रिटेन अर्निंग्स जो है वो इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, रिटेन अर्निंग्स का तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे भी दिया था, लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि इसमें हमने माइनस करनी होती है, और वो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स इसमें से सब्ट्रैक्ट होते हैं। डिविडेंड्स बेसिकली प्रॉफिट का वो शेयर होता है जो कि शेयर होल्डर्स को तकसीम किया जाता है, ठीक है। सारा का सारा प्रॉफिट कभी भी कंपनी नहीं देती, उसमें कुछ रिटेन करती है, और कुछ पोर्शन होता है जो सिर्फ जो है वो ओनर्स को दिया जाता है एज अ प्रॉफिट, तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसमें से। और एक और मजे की चीज जो कि इक्विटी का पार्ट होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के रिजर्व्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट जो है वो बनाती है, फंड्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल रिजर्व्स भी हो सकते हैं, और कुछ खास मौकों के लिए अगर पैसा सेट असाइड करना होता है कंपनी ने, तो वो भी जो है वो किया जाता है। तो ये जो रिजर्व्स हैं ये बेसिकली किसका पार्ट होते हैं, ये भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो रिटेन अर्निंग्स है बेसिकली ये भी एक किस्म का रिजर्व ही है, लेकिन ये इसका खास नुमाया मकाम है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स के अंदर बेसिकली जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर डिविडेंड्स जो भी होती है वो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बनती है। तो ये एक अलग से एक स्टैंड अलोन फिगर है। इसके अलावा कुछ जनरल रिजर्व्स होते हैं, कुछ खास स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस चीज का पार्ट है, ये आपकी रिटेन अर्निंग्स का पार्ट है, उसका इक्विटी का पार्ट। तो ये तीनों थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक करंट और नॉन करंट। ये जो करंट और नॉन करंट का ताल्लुक है ये हमारे एसेट्स के साथ और हमारी लायबिलिटीज के साथ है, ठीक है। तो एसेट्स कैन बी करंट एंड नॉन करंट, सिमिलरली लायबिलिटीज कैन बी करंट एंड नॉन करंट। तो व्हाट इज द बेसिस कि जिसके ऊपर हम इसको करंट और नॉन करंट में तकसीम करते हैं, दैट इज बेसिकली द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल इज बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर आप गुड्स लेट सपोज एक्वायर करते हैं अपने सप्लायर से, या कोई भी चीज जिसके अंदर आप डील करते हैं, और उसको सेल करके आप उसके अगेंस्ट जो है वो पैसे रिसीव करते हैं। इस लेंथ ऑफ टाइम के अंदर जो है, जिसको आप ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एसेट जो है वो करंट होगा या नॉन करंट होगा। अब ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो एक साल भी हो सकता है किसी भी चीज के लिए, एक साल के अंदर कई ऑपरेटिंग साइकिल्स भी हो सकते हैं, और एक साल से ज्यादा बड़ा भी ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है। तो इसके लिए गोल्डन रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी भी एंटिटी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, इफ इट इज लेस देन 12 मंथ्स, तो ऑपरेटिंग साइकिल विल बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स।
अगर एसेट हमारा 12 मंथ्स के अंदर अंदर यूज होने की इसकी इंडिकेशन हो तो उस एसेट को हम करंट एसेट बोलेंगे। और सिमिलरली उस लायबिलिटी को, जो कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स है तो विद इन 1 ईयर अगर वो लायबिलिटी सेटिस्फाई होने का इम्कान हो तो उस लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। और अगर लेट्स सपोज ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल है तो फिर तो नो डाउट के जो हमारा करंट और नॉन करंट की बेसिस है वो भी 1 साल ही होगा, यानी कि पुरानी बात में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल शिप ब्रेकिंग का बिजनेस है, जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो आमतौर पे 1 साल से ज्यादा होता है। तो इस केस के अंदर अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा है बिजनेस का, तो फिर जो आपका बुनियाद होगी किसी भी चीज को करंट या नॉन करंट कहने की, लायबिलिटी को या एसेट को, वो फिर हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के बराबर होगी। ठीक है। तो करंट इज 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विचएवर इज लॉन्गर, इसमें ज्यादा बड़े होने का एतबार होगा। ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से यानी कि 1 साल से कम है तो आपकी करंट या नॉन करंट की मिकदार 1 साल होगी। अगर 1 साल है ऑपरेटिंग साइकिल फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। और अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा है तो फिर करंट और नॉन करंट का मेयार जो है वो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, 1 साल का अरसा नहीं होगा। तो ये कुछ करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये चीजें हम पढ़ेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का तो आप लोगों को मालूम भी होगा, रिसीवेबल्स का भी मालूम होगा, इन्वेंट्री का भी आप लोगों को इल्म होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आमतौर पर कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही ट्रीट की जाती हैं अगर ये 3 महीने से कम की मैच्योरिटी हो। कैश इक्विवेलेंट में हर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम की हो, और उसके अलावा जिनकी मैच्योरिटी से ज्यादा होती है उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस और करंट डेफर्ड टैक्स एसेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आप लोगों को इसका इल्म ना हो। डेफर्ड टैक्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम टैक्सेशन को टच करेंगे अपने इस सेक्शन में। तो पढ़ने को बहुत चीजें हैं हमारे पास। नॉन करंट एसेट्स जो है उनमें हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, टेंजिबल और इनटेंजिबल में फर्क ये है कि मटेरियल एग्जिस्टेंस, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम मटेरियली फील कर सकते हैं, मटेरियली टच कर सकते हैं। ठीक है। वो सारे के सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर 5 चीजें आती हैं आमतौर पे। लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है। ठीक है। इसके अंदर हमारे मोटर व्हीकल्स आ जाते हैं, इसमें प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो है मोटर व्हीकल्स आ जाते हैं। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जो एसेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, यानी कि उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो भी एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, वो पास्ट इवेंट भी उनका अवेलेबल है, और तीसरे नंबर पर यह है कि उनका कंट्रोल या उनकी ओनरशिप हमारे पास है। जैसे कि लोग कुछ आइडिया होता है उसको पेटेंट करवा लेते हैं, और जो पेटेंट करवाना है ना, ये एक ट्रांजैक्शन है जो पेटेंट करवाने पे खर्चा होता है। ये एक बुनियादी डिफरेंस है, ये आप आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि यूएस गैप में और आईएफआरएस के अंदर एक बुनियादी डिफरेंस इंटेंजिबल्स के रिकॉग्निशन का भी है। आईएफआरएस के अंदर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 है गालबन इसके ऊपर, इंटेंजिबल्स के ऊपर, वो इंटेंजिबल्स को रिकॉग्नाइज एक और क्राइटेरिया के ऊपर करता है, और वो थोड़ा सा आप कह लें कि रिलैक्स क्राइटेरिया है। जबकि यूएस गैप का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, वो एक असूल है कि भाई आप इंटरनली जनरेटेड जो आपके इंटेंजिबल्स हैं आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ये कि आप उनको रजिस्टर करवाएं और उसके लिए आपको फी पे करनी पड़े। हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे कि ये डिफरेंस कहाँ पर है और क्यों है। और एक और बात जो है मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मुझे याद आ गई कि आईएफआरएस में और आईए और यूएस गैप में एक बुनियादी डिफरेंस ये है कि आईएफआरएस जो है वो एक प्रिंसिपल्स बेस्ड फ्रेमवर्क है, यानी कि असूलों के ऊपर चलने वाला है। उसके अंदर इंटरप्रिटेशन के अंदर भी काफी ज्यादा गुंजाइश है, लोग उसको मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ज्यादा दुनिया में यूज हो रहा है। यूएस गैप जो है ये रूल्स बेस्ड अप्रोच है, यानी कि बस जो कह दिया उसी तरीके से आपने इसको करना है। आप ज्यादा अपनी मर्जी से इसमें इंटरप्रिटेशंस नहीं कर सकते, या अपनी मर्जी से अपने ट्रीटमेंट्स को जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यूएस गैप में और आईएफआरएस के अंदर एक ये भी बुनियादी डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, रिस्ट्रिक्टेड कैश,
रिस्ट्रिक्टेड कैश बेसिकली कहते हैं कि कैश आपने सेट असाइड किया हो किसी खास वजह के लिए, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज करनी है, या लेट सपोज कोई और ऐसा रिजर्व है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड कैश जो है वो उस माना के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें नॉन करंट इसलिए हैं, और जो पीछे लिस्ट मैंने शेयर की थी ये करंट इसलिए है कि इनका जो बेनिफिट की ड्यूरेशन है ना, ये बेसिकली विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन 1 ईयर विच एवर इज लॉन्गर, उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे। जबकि नॉन करंट एसेट्स जो है ये वो एसेट्स हैं जिनकी यूटिलाइजेशन या जिनका बेनिफिट आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर विच एवर इज लॉन्गर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इस वजह से नॉन करंट एसेट्स हैं। और ये करंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, अकाउंट्स पेबल, डिविडेंड्स पेबल, अनअर्न्ड रेवेन्यूज, कलेक्शन फॉर अदर पार्टीज, शॉर्ट टर्म नोट्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। और इसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटीज की ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, लॉन्ग टर्म नोट्स और बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल लीजेस, वारंटी ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म डेफर्ड रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एक्सेट्रा। और इक्विटी में जैसे मैंने आपको बताया था, कैपिटल स्टॉक इसका पार्ट होता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल इसका पार्ट होता है, रिटेन अर्निंग्स पार्ट है, अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इसका पार्ट बनती है, ठीक है। ये बेसिकली वो जो मैं थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना मुझसे बताते हुए, वो चीज मैं बताना यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, हमारा पाकिस्तानी लॉ उसको इक्विटी का पार्ट नहीं बताता, उसको थोड़ा सा सेपरेट लाइन आइटम शो करवाता है, जबकि यूएस गैप इसको इसका पार्ट बना लेता है, ठीक है। और वैसे भी जनरली आईएफआरएस के अंदर भी ये इसका पार्ट बन जाती है, यानी कि आईएफआरएस और गैप का इशू नहीं है, ये पाकिस्तानी लॉ का इशू है। इशू नहीं मतलब अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वी आर बेसिकली लिविंग इन पाकिस्तान एंड मे बी मोस्ट ऑफ अस वंस दे क्वालिफाई they want to practice in Pakistan, so they should be also get themselves familiar with the local legislation, ठीक है। ये इस वजह से बताने का मकसद था। ट्रेजरी स्टॉक और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के शेयर्स को परचेज करती है, ये एक पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन जाता है। जो पेरेंट, जो कंपनी शेयर्स खरीद रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, दैट इज अ सब्सिडियरी कंपनी, या दैट कैन आल्सो बी एन एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट और सब्सिडियरी में क्या फर्क है, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, लेकिन यह है कि दो किस्म के रिलेशनशिप्स बनते हैं, और इनमें जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स होता है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होती है, ठीक है। अब जितना जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो जितना शेयर पेरेंट कंपनी का है अपनी ग्रुप के अंदर, यानी कि सब्सिडियरी में या एसोसिएट कंपनी में, वो तो पेरेंट का शेयर है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप वो शेयर भी शो करवाते हैं जो आपका नहीं बल्कि किसी और पार्टी का है, जो दूसरी ओनर्स का है। वो जो पोर्शन दूसरे ओनर्स की ओनरशिप में है ना, इसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये भी बेसिकली इक्विटी के अंदर हम शो करवाते हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की कुछ यूजेस हैं, अलाउज असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क। तो लिक्विडिटी के ऊपर हम बात करते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली होती है किसी भी एंटिटी की या कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म या करंट ऑब्लिगेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस का मतलब यह है कि आपने 1-2 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर एक लायबिलिटी सेटिस्फाई करनी है, यानी कि उसके पास, आपके पास रेडिली कैश अवेलेबल होना चाहिए या कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को असेस करने के लिए हम उसके लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये सारे इंशाल्लाह हम सीएमए पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन लिक्विडिटी के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मालूम होना चाहिए। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलती है। सॉल्वेंसी is basically the ability of an entity to pay its long term debts. अब हम करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहे, अब हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब ये है कि फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी की भी हम बात कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स आ गई, हम इसमें अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की भी बात कर रहे हैं, करंट एसेट्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है।
उसका हमारा प्लान किस तरह से है, यानी कि जो प्लानिंग्स वगैरह हमारी चलती रहती हैं, हमारे कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे से हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट की यूज में आ जाता है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भाई हमने फाइनेंसिंग तो चाहिए होती है हर बिजनेस को, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई एक्सपेंशन करनी है, आपकी बैलेंस शीट आपको इजाजत देती है कि नहीं देती? आप अपने रिजर्व्स में से फाइनेंसिंग स्टैंड अलोन कर सकते हैं, या आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक या कोई और एजेंसी उसकी जरूरत पड़ेगी? फिर अगर आपको फाइनेंसिंग किसी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से या बैंक से चाहिए, तो क्या आपकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको आपकी मतलूबा रकम दे दें, फ्रेंडली टर्म्स के ऊपर दे दें? ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको बैलेंस शीट हेल्प आउट करती है सस करने में। और रिस्क तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क आपका लिक्विडिटी रिस्क, ये एक रिस्क है कि आप इस काबिल ना रहें कि आपकी पोजीशन लिक्विड हो, यानी कि आप शॉर्ट टर्म डेट्स देने से भी जाएं, रिस्क है ना, फिर तो आप दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। सॉल्वेंसी का रिस्क अलग से एक रिस्क है। तो रिस्क तो ये तो दो सामने लिखे हुए थे तो मैंने इनकी एग्जांपल दे दी, उसके अलावा भी ओवरऑल जो बिजनेस को एज एन एंटरप्राइज रिस्क होता है उसकी असेसमेंट भी हम बैलेंस शीट से कर सकते हैं। और कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, वो ये है कि मैनी एसेट्स आर नॉट रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट, मैनी एसेट्स आर मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स यूज्ड। अच्छा, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स यूज्ड वाला, ये तो बेसिकली अकाउंटिंग का ही एक ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, इसमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स यूज होती हैं। तो हो सकता है कि जजमेंट तो ह्यूमन एरर है ना, मतलब ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होता है, हो सकता है जो आपका एस्टिमेशन हो वो एस्टिमेशन ही गलत हो, आपके एस्टिमेशन की बेसिस ही गलत हो, क्या कर लेंगे आप? कुछ भी नहीं, एस्टिमेट है, ठीक है। और जजमेंट भी आपकी हो सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड है, ह्यूमन जजमेंट इज सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस, हो सकता है आप जजमेंट जो है वो गलत ले बैठे, क्या होगा? जो भी होगा फिर रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन ये एक लिमिटेशन है नॉट ओनली ऑफ बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट फॉर अकाउंटिंग ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, मैनी एसेट्स नॉट रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट, ये जिस तरह मैंने आपको इंटरनली जनरेटेड गुडविल की एग्जांपल दी थी कि उसको क्यों हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, बहरहाल एसेट तो है, आपकी नेक नामी जो आपने कमाई है इतने अरसे में वो आपका एसेट ही है, लेकिन उस एसेट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करवाते, यानी कि बैलेंस शीट पे शो नहीं करते। एक चीज होती है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, पहले सीए में पार्ट 2 के सिलेबस में थी, अब नहीं है, उसमें हम बात भी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि मैनी एसेट्स नॉट रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट, ये एक लिमिटेशन है कि एसेट है पर बैलेंस शीट के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रहा। और जो सेकंड नंबर पे चीज लिखी है कि मैनी एसेट्स मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो ये इस वजह से है कि आईएफआरएस में और गैप में एक और डिफरेंस है, रीवैल्यूएशन की इजाजत आईएफआरएस में है एसेट्स की, लेकिन यूएस गैप नहीं देता सिवाय कुछ खास एसेट्स को, वो भी इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू करने की। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर आपके पास डाटा अवेलेबल होगा बैलेंस शीट के अंदर। सो आपको अगर डिसीजन मेकिंग करनी है बीइंग एन इन्वेस्टर या बीइंग सम अदर पर्सन जो कि यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हो सकता है कि एसेट्स की जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है वो डिफरेंट हो, लेकिन जो बैलेंस शीट के ऊपर हमें इसकी वैल्यू नजर आ रही है वो डिफरेंट हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस है बैलेंस शीट की। यहाँ पर हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम इनकम स्टेटमेंट से बात अपनी शुरू करेंगे।